इस वीडियो में हम उन दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो फिज़िक्स के तीसरे चैप्टर से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए। इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहला सवाल ये होगा कि किरचॉफ के नियम, उनके अंदर अंतर और उनको समझना कैसे होंगे वो। और दूसरा है प्रतिरोधों के जाल। एक जाल बॉक्स होगा, उस बॉक्स के का तुल्य प्रतिरोध निकालना, उस बॉक्स में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इनके। बात करते हैं किरचॉफ के नियमों के बारे में। किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। एक दिया था धारा का नियम और दूसरा दिया था वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम। तो जो धारा का नियम था उसको बोलते हैं केसीएल। केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ। और जो वोल्टता का नियम है उसे बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ का जो धारा नियम है, किरचॉफ का जो धारा का नियम है, वो संधि के लिए लागू होता है। एक संधि के लिए लागू होता है। तो संधि के लिए लागू होने के कारण इसे संधि का नियम भी बोलते हैं। संधि का नियम। तो संधि के लिए कैसे लागू होता है? धारा का नियम कहता है कि किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का जो योग है, किसी संधि पर, यानी ये संधि है, इस संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का जो योग है, उसका जो मान है वो संधि से जाने वाली धारा के मान के बराबर होगा। यानी एक संधि पर क्या होता है किरचॉफ के अनुसार कि संधि पर जितने भी आने वाली धाराएं हैं, जितनी भी आने वाली धाराएं हैं, उनका जो योग है वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो मान लिया इस संधि पर I1 धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है, I3 धारा भी आ रही है और I4 धारा जा रही है और I5 धारा भी मान लिया जा रही है। तो पांच धाराएं हैं यहाँ पे, जिसमें से I1, I2 और I3 जो धाराएं हैं, ये तीन धाराएं आ रही है। तो संधि पर आने वाली धाराओं का जो योग है वो संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। जाने वाली कौन कौन सी है? I4 और I5। इन दोनों धाराओं के योग के बराबर होगा। ये है किरचॉफ का नियम। तो मान लिया अगर सवाल में आ जाता है किसी संधि पर 5 एम्पीयर की धारा आ रही है, 6 एम्पीयर की धारा आ रही है और 7 एम्पीयर की धारा आ रही है और इस संधि से कोई धारा जा रही है, दो धाराएं, एक का मान 8 एम्पीयर है, दूसरी का मान आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका मान क्या होगा। तो संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, ये किरचॉफ का पहला नियम है। तो आने वाली धाराएं कौन कौन सी है? 5 प्लस 6 प्लस 7, इनकी जोड़ करो। और जाने वाली धाराएं कौन कौन सी है? 8 प्लस आई, इनकी जोड़। इन दोनों की जोड़ जो है आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 11 और 7 हो जाएगा 18 बराबर 8 प्लस आई। तो यहाँ से आई का मान क्या आ जाएगा? 8 को इधर भेजोगे तो 18 में से माइनस हो जाएगा, तो आई का जो मान आएगा वो 10 एम्पियर आएगा। यानी ये जो वाली जो धारा होगी वो कितनी होगी? 10 एम्पियर होगी। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो रही, धाराएं जो है वो, कुल धारा जो है वो संरक्षित है, नहीं जितनी धारा आ रही है उतनी धाराएं वापस जा रही है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि धारा जो है वो किसके कारण बहती है? आवेशों के कारण बहती है। तो ये जो संधि का नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, यानी आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो बोल सकते हैं कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है संधि का नियम, वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। दूसरे नियम की बात करते हैं, वोल्टता का नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम वोल्टता का नियम, केवीएल। ये जो होता है वो एक बंद लूप के लिए लगता है। बंद लूप। बंद लूप का मतलब है जैसे कि एक परिपथ है जिसमें कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और उसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। इसका जो विद्युत वाहक बल है वो ई है, इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा मान लिया आई है और इसका जो प्रतिरोध है वो आर है। तो बंद लूप के लिए बोलता है किरचॉफ कि एक बंद लूप है ए बी सी डी और वापस ए। तो एक बंद लूप है ए बी सी डी और वापस ए। इस लूप के लिए अगर हम बात करें तो इस लूप में जो वोल्ट, जितनी भी वोल्टताएं खर्च होगी, उन सब वोल्टताओं का जो बीजगणित योग होगा वो शून्य होगा। ये वोल्टता का नियम है। तो यहाँ पे वोल्टेज कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है? एक तो बैटरी का वोल्टेज है, दूसरा इस प्रतिरोध पे खर्च होगा वोल्टेज। तो इस प्रतिरोध पे वोल्टेज का खर्च और इस बैटरी का वोल्टेज, इन दोनों को जब अगर हम जोड़ेंगे
तो उसका जो मान है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये उसने बताया था किरचॉफ ने। तो इसमें क्या देखना है कि जब हम प्रतिरोध के लिए देखते हैं, तो प्रतिरोध के लिए जब हम विभव देखेंगे, प्रतिरोध के लिए जब हम वोल्टेज देखेंगे, तो वोल्टेज का सूत्र होता है V बराबर IR, ओम के नियम से। तो प्रतिरोध के लिए जब हम वोल्टेज देखेंगे, तो प्रतिरोध के लिए वोल्टेज में ध्यान रखता है, जब हम धारा की दिशा में जाते हैं, धारा की दिशा में जाते हैं, तब हमें वोल्टेज को प्लस में लेना है। जब हम धारा की दिशा में जाते हैं तो वोल्टेज को माइनस में लेना है। और जब हम धारा के विपरीत जाते हैं, धारा के विपरीत जाते हैं, तब हम उस वोल्टेज को प्लस में लेंगे। और अगर हम सेल के लिए बात करें, सेल के लिए बात करें तो सेल में क्या होगा, इस सेल के लिए हम जिस प्लेट की तरफ जा रहे हैं वो हमें लेना है। जैसे सेल में अगर हम प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो हमें जो विद्युत वाहक बल है वो माइनस में लेना है। और अगर हम माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो जो विद्युत वाहक बल है वो हमें प्लस में लेना है। तो इस तरह से देखिए, हम ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, बीच में कोई भी प्रतिरोध नहीं आ रहा है तो वोल्टेज खर्च होगा नहीं। अब बी से सी जा रहे हैं तो यहाँ पे एक बीच में एक प्रतिरोध आ रहा है तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज खर्च होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज खर्च होगा वो ओम के नियम से निकालेंगे, V बराबर IR। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना खर्च हो रहा है, V बराबर IR। लेकिन हम देखिए धारा इधर जा रही है, हम भी बी से सी जा रहे हैं, धारा भी बी से सी जा रही है, तो धारा की दिशा में जाते हैं तो प्रतिरोध पे जो वोल्टेज खर्च होता है वो क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, माइनस लेंगे। फिर हम सी से डी आ रहे हैं, सी से डी आ रहे हैं, तो सी से डी के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, नहीं कोई सेल है। बाद में बात करते हैं डी से हम कहाँ आ रहे हैं, ए आ रहे हैं, डी से ए आ रहे हैं, बीच में कोई प्रतिरोध तो नहीं है लेकिन सेल है। तो सेल यहाँ पे क्या है, सेल की माइनस प्लेट से हम कहाँ जा रहे हैं, प्लस प्लेट की तरफ। तो सेल में क्या होता है, जब हम माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ जाते हैं तो उसका विद्युत वाहक बल जो लेंगे हम किसमें लेंगे, प्लस में लेंगे। और इन सब की जो जोड़ होगी उसका योग कितना होगा, 0 होगा। यही किरचॉफ का वोल्टता का दूसरा नियम है, वोल्टता का नियम है। यहाँ पे ये जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो ये इन दोनों में अंतर है। अगर हम इसी को देखें कि अगर ये चित्र हमें उल्टा दे देता, जैसे ये बैटरी अगर उल्टा दे देता तो यहाँ पे क्या होता, करंट जो है वो इस तरह से प्रवाहित होती, ए बी सी डी। तो यही लूप लेते हैं, ए बी सी डी और वापस ए से बी जा रहे हैं, कोई प्रतिरोध नहीं है, बी से सी जा रहे हैं, बीच में एक प्रतिरोध आ रहा है, धारा के विपरीत है, धारा इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, धारा के विपरीत जाते हैं तो प्रतिरोध का जो वोल्टेज लेते हैं वो क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। और वोल्टेज का सूत्र क्या है, V बराबर IR, तो प्लस का IR लेंगे हम। फिर हम सी से डी जा रहे हैं, बीच में कोई प्रतिरोध और सेल नहीं है, डी से ए आ रहे हैं तो प्रतिरोध तो नहीं है लेकिन सेल है, सेल है तो सेल में देखेंगे, सेल में क्या देखते हैं कि हम कौन सी प्लेट से, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट में जा रहे हैं, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट में जाएंगे तो सेल का विद्युत वाहक जो है वो माइनस में लेंगे और इनकी टोटल जो है वो 0 होगी। बात करते हैं प्रतिरोधों का, एक जाल दे रखा आपको, इस प्रतिरोधों के जाल में आपको इस पूरे जाल का तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, जिसमें आपको बताया गया है कि एक 10 वोल्ट की जो बैटरी है वो इस पूरे जाल के साथ जुड़ी गई है। तो और यहाँ पे जो 12 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इन पूरे 12 प्रतिरोधों का जो प्रत्येक प्रतिरोध है उसका जो प्रतिरोध है उसका मान 1 ओम है, यानी हर प्रतिरोध जो है वो 1-1 ओम का दे रखा है। ये सब ओम जितने भी लगे हुए हैं इन सब का प्रतिरोध जो है वो 1 ओम है। आपको इन सब का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और इनको सबको बैटरी से जोड़ा गया है जो 10 वोल्ट की है। तो अगर हम इसमें आपको ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध, तो आपको आर तुल्य ज्ञात करना है। आर तुल्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना जो परिपथ है, माना परिपथ में जो धारा है वो I बह रही है, या 3I मान लेते हैं, इनमें 3I धारा हम मान लेते हैं कि माना परिपथ में प्रवाहित धारा जो है वो 3I है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा 3I है। 3I होने, जब हम 3I क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो धारा है जब इस पे जाएगी तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है कि धारा का नियम है, वो कहता है कि किसी संधि पर आने वाली धारा उस संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर हो रहा है। यानी इस संधि पे 3I धारा आ रही है तो अब इस संधि से तीन दिशाओं में धारा निकलेगी और तीनों तरफ प्रतिरोध का मान क्या है, समान है। तीनों तरफ प्रतिरोध का मान समान होने के कारण ये जो धारा है वो बराबर भागों में डिवाइड होगी।
यानी इसमें भी आई धारा प्रवाहित होगी, इधर भी आई धारा प्रवाहित होगी और इधर भी आई धारा प्रवाहित होगी। तो तीनों रास्तों पर आई धारा प्रवाहित होगी। तो तीनों रास्तों में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर आई धारा प्रवाहित होगी। अब वापस आगे जाके ये आई धारा क्या हो जाएगी, दो भागों में बढ़ जाएगी और दोनों तरफ प्रतिरोध सेम है, 1 ओम का है, तो दोनों तरफ बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगी, I/2 आधी हो जाएगी। इधर भी प्रतिरोध धारा क्या हो जाएगी, I/2 हो जाएगी। जब ये वाली जो धारा है वो भी जाके इधर दो भागों में बढ़ जाएगी, इधर I/2 हो जाएगी आधी और इधर भी आधी हो जाएगी I/2। अब ये वाली जो धारा जा रही है वो भी इस संधि पर जाके आधी हो जाएगी, इस संधि पर जाके आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, I/2 और इधर भी होके I/2 हो जाएगी। तो ये दोनों धारा आधी आधी हो जाएगी, क्योंकि संधि पर आ रही कितनी है, आई, इधर I/2 जा रही है, इधर आधी आई जा रही है, मतलब कि क्या होगा, आई और आधा आई जोड़ोगे तो पूरा आई आ जाएगा। तो धारा जो है वो आधी आधी बढ़ जाएगी। अब जब ये धारा यहाँ पे जाएगी, इस संधि पर जाएगी, तो यहाँ पर ये दो धारा इधर जाएगी। देखिए इधर से I/2 आ रही है, इधर से I/2 आ रही है, I/2 और I/2 वापस मिलकर क्या बन जाएगी, आई धारा बन जाएगी। जब इस संधि के बारे में बात करते हैं कि ये वाली धारा, जैसे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे तीन रास्ते जो आ रहे हैं, पहला ये वाला रास्ता आ रहा है, दूसरा ये वाला रास्ता आ रहा है। तो यहाँ पे जो धारा आ रही है उसमें देखिए दो रास्तों से धारा आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। इधर से जो धारा आ रही है वो कितनी आ रही है, I/2। इधर से जो धारा आ रही है वो कितनी आ रही है, I/2। तो दोनों मिलके कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगी। अब तीसरा रास्ता है, यहाँ से धारा आ रही है, तो यहाँ पे कहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है। तो यहाँ से जो धारा आ रही है वो कितनी है, I/2। यहाँ से जो धारा आ रही है वो कितनी है, I/2। तो I/2 और I/2 मिलकर क्या हो जाएगी, आई धारा प्रवाहित होने लगेगी। यानी इन तीनों रास्तों से कंप्लीट आई धारा अब वापस से आई धारा इधर आएगी, आई धारा इधर आएगी, आई धारा इधर आएगी और वापस से कितनी, 3 आई धारा इस संधि पर वापस से निकल जाएगी। जितनी आएगी उतनी ही उस संधि से जाएगी। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, धारा का नियम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टता लॉ। किरचॉफ वोल्टता लॉ कहता है कि आप किसी एक बंद लूप के लिए, किसी बंद लूप के लिए, किरचॉफ का जो लूप नियम है, दूसरा नियम, वो है बंद लूप के लिए। कि आप किसी बंद लूप के लिए जो विभिन्न वोल्टताएं हैं, हर प्रतिरोध पे जितनी वोल्टता खर्च हो रही है उन सारी वोल्टताओं को अगर जोड़े तो उनका जो बीजगणितीय योग है उसका मान 0 आता है। तो बंद लूप लेते हैं हम यहाँ से एक लूप ले लेते हैं, ए से हम जाएंगे बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस हम आएंगे ए में। तो हम एक बंद लूप लेते हैं, ए बी सी डी और डी से वापस हमारे ए से हम जा रहे हैं बी, बी से सी, सी से डी और डी से हम वापस घूम के इधर आ रहे हैं ए पर। तो एक बंद लूप ले लिया। अब बंद लूप में हमें केवीएल में कुछ नियम है। पहला नियम है कि जब हम धारा की दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा में जाएंगे तो जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध पर जो विभव खर्च होगा, प्रतिरोध पे जो वोल्टता खर्च होगी, उस वोल्टता का मान हम नेगेटिव लेंगे। और धारा के अगर विपरीत जाते हैं, धारा के विपरीत जाते हैं तो प्रतिरोध पे जो वोल्टेज खर्च होगा वो हम धनात्मक लेंगे। और वोल्टेज का सूत्र क्या है, ओम के नियम से V बराबर आई आर, यानी कि धारा, बहने वाली धारा और उसमें प्रवाहित उसका प्रतिरोध, तो ये दोनों हम लेंगे। तो अगर हम धारा की दिशा में जाते हैं तो वो नेगेटिव लेंगे विभव, और अगर धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो वो पॉजिटिव लेंगे। और दूसरा है सेल के लिए, कि सेल के लिए क्या है, अगर आप सेल की प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ जा रहे हैं तब वहाँ पे जो विभव होगा वो हम माइनस लेंगे। जो बाद में जो प्लेट होगी माइनस वाली प्लेट है तो माइनस लेंगे। अगर आप माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ जा रहे हैं तब आप वोल्टेज को प्लस में लेंगे। यानी कि जैसे इस तरह से है, आप इधर आ रहे हैं तो ये माइनस वाली प्लेट है, ये प्लस वाली प्लेट है, तो माइनस से प्लस आ रहे हैं तो प्लस लेंगे। अगर आप उल्टा जा रहे हैं, यानी इधर आ रहे हैं प्लस वाली प्लेट से बाद में माइनस प्लेट में आ रहे हैं तो माइनस में लेंगे आप इस तरफ से। जो बाद में प्लेट है उस वो लेना है आपको, उसका विभव का मान। तो हम ए से बी जा रहे हैं, धारा की दिशा किधर है, धारा की दिशा में जा रहे हैं, ए से बी, धारा भी इधर है, हम भी इधर जा रहे हैं। तो धारा की दिशा में जाएंगे तो यहाँ पे जो विभव होगा, उस प्रतिरोध पे विभव होगा, उसका मान हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो विभव है वो V1 है। और क्या लेंगे, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाने पे क्या लेते हैं, वोल्टेज माइनस लेंगे, तो माइनस V1। ए से बी गए, बी से हमें सी जाना है, धारा की दिशा इधर ही है, हम भी इधर ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मान लेते हैं विभव V2। तो विभव V2, लेकिन ये भी क्या होगा, माइनस। फिर हम बात करते हैं सी से हम जा रहे हैं डी पे, इधर भी धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो विभव मान लेते हैं V3, तो माइनस V3।
फिर हम जा रहे हैं डी से वापस ए पे, लेकिन यहाँ बीच में कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा है। अब बीच में क्या आ रहा है, सेल आ रहा है। तो सेल में के लिए क्या देखते हैं कि हम कौन सी प्लेट से कहाँ जा रहे हैं, माइनस वाली प्लेट से प्लस वाली प्लेट की तरफ जा रहे हैं। इधर से इधर आना है, तो बाद में कौन सी प्लेट है, प्लस वाली प्लेट है। तो माइनस से प्लस वाली प्लेट में जा रहे हैं, तो विभव हम क्या लेंगे, प्लस। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है हम मान लेते हैं वो V4 है, तो प्लस में होगा V4, और इन सब की जो टोटल है वो क्या होगी, 0 होगी। इन सब की टोटल का जो मान आएगा वो सब क्या होगा, 0 होगा। ये KVL है। तो अब हम इसके लिए विभव का सूत्र क्या है, ओम के नियम से V बराबर IR। तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I, और प्रतिरोध कितना है, 1 ओम, 1, और कैसा, माइनस का, माइनस V2 यानी प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, IR, I बटा 2 गुणा प्रतिरोध कितना है, 1 ओम, माइनस V3, यहाँ पे बात करें V3, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, V3, इसके लिए बात करें तो यहाँ पे IR, तो I कितनी है, धारा I है, और प्रतिरोध कितना है, 1 ओम, प्लस V4 यानी V4 कितना है, 10 बराबर 0। तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा, माइनस I, या माइनस I/2, यहाँ माइनस I, और यहाँ पे प्लस 10 बराबर 0। इन सबको हम उधर भेज देते हैं, सब प्लस हो जाएगी। तो 10 इधर बचेगा प्लस का, ये I इधर आके प्लस का हो जाएगा, I/2 भी प्लस का हो जाएगा, और प्लस I हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 बराबर कितना, 2.5 यानी 5/2 I हो जाएगा, 5/2 I। तो यहाँ से I का मान क्या आ जाएगा, I बराबर हो जाएगा, गुणा करोगे क्या हो जाएगा, I बराबर 10 गुणा 2/5 यानी I बराबर कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। यानी इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, 4 एम्पियर है। अभी 4 एम्पियर जो धारा है वो I का मान आया है। I क्या है, यानी कि इस भुजा में जाने वाली धारा, इस भुजा में जाने वाली धारा, और इस वाली भुजा में जाने वाली धारा, तो इसका मान I आया। तो टोटल धारा क्या होगी, कुल धारा कितनी थी, 3I, तो 3 गुणा 4 यानी कितनी, 12 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इस पूरे परिपथ में कितनी एम्पियर प्रवाहित हो रही धारा, 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या करते हैं। तो अगर हम इन सबको हटाकर जितना भी इसका प्रतिरोध है उसके बराबर हम इसको कर देते हैं, यानी कि इन सबको हटाकर हम एक ऐसा प्रतिरोध लगाते हैं जिसका मान इन सब के बराबर है। तो उसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है, इसका मान है R तुल्य, इन सब के तुल्य के बराबर है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, प्रवाहित होने वाली टोटल धारा कितनी है, 12। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे वोल्टेज लगाएंगे, ओम का नियम लगाएंगे, तो V बराबर क्या होगा, I R तुल्य, और विभव का मान कितना है, 10 बराबर प्रवाहित धारा कितनी है, 12 गुणा R तुल्य। तो यहाँ से R तुल्य क्या आ जाएगा, 10/12 यानी कि 5/6, 2 के पहाड़े से काटोगे तो 5/6 ओम। यानी इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 5/6 ओम। मतलब ये कि इन सब को हटाकर हमने इसका R तुल्य निकाल दिया है। R तुल्य मतलब कि इन सब को हटाकर हम जितना इन सब का मान है उस प्रतिरोध को हम यहाँ जोड़ देते हैं। और इन सब में कितनी धारा बह रही है, 12 एम्पियर की धारा बह रही है, और इन सब पर कितना वोल्टेज है, 10 वोल्टेज खर्च हो रहा है। तो 12 एम्पियर की धारा, 10 वोल्टेज का खर्च, ओम का नियम लगाया बराबर IR, और हमने इसका तुल्य प्रतिरोध और इस परिपथ में बहने वाली कुल धारा हमने निकाल ली।